बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जीयूआई प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया। जीयूआई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, AWT क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, स्विंग, जावा एफएक्स। इसके अलावा हमने कंटेनर्स एंड कंपोनेंट्स फ्रेम्स की बात की। लेआउट मैनेजर को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। कंपोनेंट्स के बारे में बताया कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड है, ये सारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। कंटेनर में हमारे फ्रेम्स आ जाते हैं। तो हमें कोई भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें फॉर्म के ऊपर रखने के लिए हमें कंटेनर रिक्वायर्ड होता है। कंटेनर के इनसाइड, एक बाउंड लाइन के इनसाइड हम लोग कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं। तो आगे से फर्दर हम जीयूआई को ही आगे से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें रहेगी उन्हें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी लेआउट मैनेजर्स। ये क्या होते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, एंड डेलीगेशन इवेंट मॉडल। तो सबसे पहले देखते हैं लेआउट मैनेजर्स क्या होते हैं। लेआउट मैनेजर होते हैं जी जब हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी जो बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, लिस्ट हैं, उनको एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज करने के लिए, यानी एक स्पेसिफिक वे से अरेंज करने के लिए, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव व्यू बनाने के लिए हम लोग लेआउट मैनेजर यूज़ करते हैं। यानी जिस तरह का हम व्यू रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें इस तरह का व्यू चाहिए, जो हमारे कंपोनेंट्स हो वो इस तरीके से अरेंज हुए हों, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है वो लेआउट मैनेजर यूज़ कर लेते हैं। ये भी इंटरफेसेस, बिल्ड इन इंटरफेसेस हैं जो क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं, और वो कौन सी क्लासेस हैं जिनमें ये इंटरफेसेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है बॉर्डर लेआउट। अगर आप लोग अपने कंपोनेंट्स को इस तरह से अरेंज करना चाहते हैं कि उनके दरमियान बॉर्डर्स आएँ, और ये भी एक स्पेसिफिक लेआउट है, इसकी डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। फ्लो लेआउट है, ग्रिड लेआउट है, कॉर्ड लेआउट है, ग्रिड बैग लेआउट है, बॉक्स लेआउट है। इस तरह से ये सारे 9 लेआउट्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक व्यू जनरेट या स्पेसिफिक तरीके से कंपोनेंट्स को अरेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें से कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इनमें से एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको उसकी डिटेल नहीं बताई थी कि ये किस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हमने फ़्लो लेआउट एक एग्जाम्पल यूज़ की थी पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में, और उसमें हमने फ़्लो लेआउट यूज़ किया था। और उस लेआउट को यूज़ करने का मकसद क्या था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से लेआउट का क्या मकसद है और ये सर्टेन पैटर्न से क्या मुराद है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या करता है, कंपोनेंट्स को 5 रीजन में अरेंज करता है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। देखिए ये क्या रीजन है, आप देखिए कोई भी कंपोनेंट है, चाहे वो बटन है, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड है, उसे आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखना चाहते हैं कि एक बटन है वो नॉर्थ पोजीशन पे आ जाए, एक साउथ है वो साउथ पोजीशन, एक दूसरा बटन है वो साउथ पोजीशन पे आ जाए। इस तरह से आप अगर एक कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक वे से एक पोजीशन के हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तब आप बॉर्डर लेआउट यूज़ कर लेते हैं, और उन कंपोनेंट के इनसाइड आपको साथ साथ बॉर्डर भी नज़र आ रहा होता है। तो ये 5 रीजन्स हैं जिनमें कंपोनेंट्स अरेंज किए जाते हैं, और एक रीजन यानी नॉर्थ में एक बटन या एक ही कंपोनेंट आएगा, साउथ में एक ही कंपोनेंट आएगा, ये रीजन्स हैं। और बॉर्डर लेआउट के अंदर ये 5 फील्ड्स हैं जो बिल्ड इन और डिफाइन की गई हैं, और आपने जस्ट क्या करना होता है, बॉर्डर लेआउट की बिल्ड इन क्लास है, आप उसकी मदद से इन फील्ड्स को कॉल कर सकते हैं। फील्ड्स आपको मैंने पहले भी बताया, किसी भी क्लास के अंदर जब हम वेरिएबल या इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं वो सारी फील्ड्स ही कहलाती हैं, ठीक है। तो बॉर्डर लेआउट बनी हुई क्लास है, और बनी हुई क्लास के अंदर हम लोग ये सिर्फ कॉल करेंगे, और ऑटोमेटिकली जैसे बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ, तो ऑटोमेटिकली जिस बटन के लिए हमने ये लगाया होगा वो बटन जो है वो नॉर्थ पोजीशन पे सेट हो जाएगा। 2 तरीके होते हैं ना किसी भी क्लास की फील्ड को कॉल करने के, कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट का नाम लिखें एंड डॉट आगे से फील्ड को कॉल कर लें। ये हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। और एक और भी तरीका कि आप सिंपली डायरेक्टली क्लास का नाम लिखें एंड डॉट, और आगे से आप फील्ड को लिख दें, और ऑटोमेटिकली आपका जो कंपोनेंट है उस पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो ये आपको आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। चले देखते हैं। ये देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें कितने टोटल बटन है, 1 2 3 4 एंड 5। आपको यहाँ पे बॉर्डर भी नज़र आ रहा होगा कि ये एक बटन है, ये एक बटन है, और ये, तो यहाँ पे हर एक बटन अपनी अपनी पोजीशन पे सेट होगा। यहाँ पे बटन्स का नाम भी नॉर्थ, वेस्ट, सेंटर, ईस्ट रख दिया गया। अब ये देखें, नॉर्थ पे आपने एक बटन सेट किया, और आपको इनके दरम्यान बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। अब ये काम कैसे हो रहा है, जब आपको कुछ इस तरह का व्यू चाहिए हो कि आपने अपने कंपोनेंट्स को आपस में यूँ रखना है, अलाइंड भी और स्पेसिफिक पोजीशन पे भी, तो हम लोग बॉर्डर लेआउट यूज़ करते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्लास का नाम है बॉर्डर, और हम लोग इस क्लास में यानी इस लेक्चर में हम लोग स्विंग के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताया था कि AWT की एनहांस फॉर्म स्विंग है, जो इससे भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, और इसमें 18 पैकेजेस होते हैं, और 737 शायद क्लासेस थी जो उन पैकेजेस की वजह से हम यूज़ कर सकते हैं।
तो हम आज यूज़ करेंगे स्विंग। पिछली क्लास में हमने AWT यूज़ किया था, तो हम लोग सिंपल बटन ऐड करने के लिए बटन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे और सब फ्रेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जे फ्रेम, जे बटन, यानी हर एक फील्ड के साथ हर एक कंपोनेंट्स के साथ जे का वर्ड यूज़ किया जाएगा, जावा बटन, जावा फ्रेम्स, क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे स्विंग इसकी AWT की इनहैंस फॉर्म। तो यहाँ पे देखें क्लास बनाई है बॉर्डर नाम की और जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, ये कंस्ट्रक्टर है और ये तब कॉल होगा जब मेन की क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। हम इस तरह से भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, न्यू बॉर्डर, यानी जो भी कंस्ट्रक्टर का नाम है वो एज इट इज़ क्लास का नाम ही होता है, उसको कॉल करेंगे। हम ऑब्जेक्ट बना के भी करते हैं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मेन में कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और कंस्ट्रक्टर के इनसाइड क्या है जी, जावा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हमने इनिशियलाइज कराया और फिर बाद में बटन्स डिक्लेयर किए हैं, जावा बटन और आगे बटन का नाम और बटन के ऊपर क्या लेबल आना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से 5 बटन है, ये उनके लेबल्स हैं। और फिर आपने फ्रेम के इनसाइड वो बटन्स ऐड कर देने हैं। ये देखिए F.8 यानी ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट था, F.8 बटन 1 ऐड किया और बॉर्डर लेआउट नॉर्थ, उसको यानी ये बॉर्डर लेआउट की बिल्डिंग क्लास है और उसे नॉर्थ पोजीशन पे बटन 1 को ऐड कर दिया, बटन 2 को कौन पोजीशन पे ऐड किया, साउथ पे। इस तरह से आप सारे बटन्स को सेट कर सकते हैं और बाद में आप फ्रेम का साइज भी सेट कर दें और इसको विजिबल भी कर दें। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ग्लिप्स में जाते हैं, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ, जावा प्रोजेक्ट, इसका नाम रख लेते हैं बॉर्डर लेआउट, ठीक है। बॉर्डर लेआउट क्रिएट हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट। इसके इनसाइड में एप्लीकेशन विंडो, सोर्स पे जाके राइट क्लिक करें, न्यू, अदर, यहाँ से एप्लीकेशन विंडो सेलेक्ट करें एंड नेक्स्ट, यहाँ पे बॉर्डर ही क्लास का नाम लिख देते हैं, फिनिश। अब ये हमारी होगी जी बॉर्डर की क्लास, ये हमारा सोर्स कोड है और इस साइड पे हमारा डिज़ाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन टैब है। तो अब मुझे ना इसमें से कुछ कोड नहीं चाहिए तो मैं वो रिमूव कर देती हूँ, मैं खुद से फ्रेम वगैरह सेट करना चाहती हूँ। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये मैं इनिशियलाइज के मेथड को कॉल नहीं करना चाहती, मैं उसको रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ से ये मेथड भी रिमूव कर देती हूँ। ये मेन मेथड जहाँ से आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी, ये भी कोड रिमूव कर दें। अब ये देखिए हमारा हो गया जी, इसको मैं लोकली ही क्रिएट करूँगी। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर है और ये कब कॉल हो, जब मेन के अंदर इसको कॉल किया जाए, यानी कि इसको आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, न्यू बॉर्डर, यानी आप सिंपली कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो तब क्या होना चाहिए, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाएं। अब मैंने यहाँ पे अभी पैकेज इम्पोर्ट नहीं किया, मैं सिंपली डायरेक्टली जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाने लगी हूँ, जे फ्रेम। तो हम ना ऐसे करते हैं, ऊपर जाके पैकेज खुद से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक ही पैकेज इंपोर्ट करते हैं ताकि सबके लिए अलग ना करना पड़े, जावा एक्स डॉट स्विंग, WING स्विंग डॉट, ये जी हमारा पैकेज इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ से आप देखिए जावा फ्रेम से एरर भी रिमूव हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे बटन्स चाहिए जो मैंने फ्रेम के अंदर लगाने हैं, तो अब मैं सिंपली बटन ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैं स्विंग यूज़ करने जा रही हूँ, तो मैं जावा बटन लिखूँगी, जावा बटन एंड B1 इक्वल न्यू जावा बटन, और बटन का लेबल आपने क्या लिखना है, मैं भी वैसे ही कर लेती हूँ, नॉर्थ। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर सबके नाम चेंज कर देंगे और लेबल भी चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं जी साउथ, यहाँ पे कर लेते हैं ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। ये 5 फील्ड्स हम बॉर्डर लेआउट की वजह से सेट कर सकते हैं, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये हमारे बटन हो गए डिक्लेयर। अब हमने इसे फ्रेम के अंदर ऐड करना है, F.add बटन 1 और बॉर्डर लेआउट, बटन को ऐड करना है और किस पोजीशन पे ऐड करना है, बॉर्डर लेआउट की क्लास लिखें, डॉट, और आगे से आप उसकी फील्ड को कॉल कर सकते हैं। पहला बटन जो है वो नॉर्थ पोजीशन पे सेट हो, तो ये हो गया जी, बटन को ऐड किया एंड देन उसकी पोजीशन। आप इसी को कॉपी कर लें और इसको पेस्ट करते जाते हैं, तो यहाँ पे सेट करें, दूसरी पोजीशन है हमारी साउथ,
तीसरी थी ईस्ट, थर्ड बटन के लिए, फिर उसके बाद वेस्ट, उसके बाद सेंटर। यहाँ से आप बटन के नेम भी चेंज कर ले। बटन 2 आना चाहिए साउथ पोजीशन पे, 3 4 5 हो गया। अब हम फ्रेम का साइज सेट कर लेते हैं। एफ डॉट सेट साइज 300 विड्थ एंड 300 हाइट। एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। इसको रन करते हैं तो ये देखें जी हमारा फॉर्म एग्जैक्टली वैसे ही आया। ये बटन नॉर्थ पोजीशन पे, ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे इनके दरमियान आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस तरह का कुछ व्यू जनरेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पैनल पे, एक स्पेसिफिक पार्टीशनिंग पे, तो आप इस तरह से बॉर्डर लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक बिल्ड-इन लेआउट है। ये तो हो गया जी हमारा एक लेआउट। अब अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी बॉर्डर लेआउट हो गया। उसके बाद आता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या करता है? कंपोनेंट को रेक्टेंगल ग्रिड में मैनेज करता है। अब ये रेक्टेंगल ग्रिड क्या है कि एक रेक्टेंगल बटन है वो एक स्पेसिफिक रेक्टेंगल ग्रिड में आ जाएगा। आप सेट कर सकते हैं कि एक लाइन में इतने कॉलम होने चाहिए, इतने बटन्स आने चाहिए, एक लाइन में इतनी टेक्स्ट फील्ड आनी चाहिए, वो एक रेक्टेंगल शेप में आएंगे और हर एक रेक्टेंगल में एक कंपोनेंट शो होगा। तो इसमें 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। ग्रिड लेआउट की क्लास के अंदर 3 तरह के कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंटेड होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आप हाल ही कोई भी पैरामीटर पास ना करें और सिंपली ग्रिड लेआउट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दें तो क्या होगा? वो एक कॉलम एक ही कंपोनेंट एक ही कॉलम और एक ही रो के अंदर रखेगा, यानी 1 कॉलम पर 1 रो। एक कंपोनेंट एक कॉलम और एक रो के अंदर आएगा। अगर आप एक रो के अंदर 3 कॉलम जनरेट करना चाहते हैं, यानी एक रो के अंदर आपको 3 बटन्स चाहिए, तो आप रोज़ भी डिफाइन कर सकते हैं कॉलम। यानी अगर आप एक रो के अंदर 3 कॉलम रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 1 रो एंड अगर आप रोज़ 3 जनरेट करना चाहते हैं, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, यानी 3 रोज़ हो, हर रो के अंदर 3 कॉलम हो। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यानी अगर आप इस तरह रोज़ अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं तो आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अगर आप रोज़ एंड कॉलम के साथ उन बटन्स के दरमियान का गैप भी डिफाइन करना चाहते हैं कि इतनी हाइट हो, इतनी विड्थ हो, या वर्टिकली या हॉरिजेंटली इतना गैप आना चाहिए उनके इनसाइड, तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखें यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपको देखने होंगे, ये एक रेक्टेंगल शेप में एक बटन है, ये ग्रिड लेआउट है, और इसमें उन्होंने कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया हुआ है? ये वाला कॉल किया, जिसमें रोज़ एंड कॉलम बताए हुए हैं। हाइट एंड विड्थ जो है, सॉरी, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली गैप जब ना दिया गया हो तो इनके दरमियान कोई गैप नहीं आता। तो ये देखिए एक रो है, ये एक रो है, उसके अंदर इनसाइड 3 बटन है, ये सेकेंड रो के अंदर साइड 3 बटन है। तो अगर आप कोई भी फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा? एक रो के अंदर सिर्फ एक ही बटन आएगा, दूसरी रो के अंदर दूसरा बटन, यानी 1 रो पर कॉलम, यानी 1 कंपोनेंट पर रो आ जाएगा। एक ही कंपोनेंट, एक ही बटन एक रो के इनसाइड आएगा। लेकिन अगर आप सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो आप उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी प्रैक्टिकली करते हैं। ये देखें ग्रिड लेआउट की क्लास है, उसी तरह से उसका कंस्ट्रक्टर भी है, जो क्लास का नाम है। फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, बटन्स डिक्लेयर किए उसी तरह से, ये 8-9 बटन्स हैं और उन सबको ऐड कर दिया, फ्रेम के अंदर ऐड करने का कोड लिख दिया। और फिर बाद में सेट लेआउट, कौन सा लेआउट सेट किया? आपने ग्रिड लेआउट का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें 3 थी, यानी सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर जो मैंने पीछे एग्जांपल में बताया वो कॉल किया, जिसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बताई है? 3 रोज़ होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो आपके 9 बटन जो है 3 रोज़ एंड 3 कॉलम के अंदर सेट हो जाएंगे और आप उसकी विड्थ एंड हाइट भी सेट कर सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर कॉल कब होगा? जब मेन के अंदर आप इसका इस कंस्ट्रक्टर को आप कॉल करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आप यहाँ पे 3 और साथ साथ आप गैप भी डिफाइन कर देते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली देखें क्या होगा, यानी यहाँ पे आप कुछ गैप जनरेट करें रो से पहले, और यहाँ पे आप एक बटन और उसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर दूसरा बटन, फिर थोड़ा सा गैप, इस तरह से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रो एंड कॉलम पास करने के साथ साथ हाइट, वर्टिकली गैप एंड हॉरिजेंटली गैप की वैल्यूज़, यानी जितना आपने गैप रखना है उतनी आप वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जी हमारा ग्रिड लेआउट, जो कि रेक्टेंगल में आपके कंपोनेंट्स को सेट करता है। फ्लो लेआउट जो हमने पिछली क्लास में किया था, उसमें क्या होता है कि आपने कंपोनेंट को एक ही लाइन के अंदर रखना है। जैसे हमने देखा था
जब हमने फ्लो लेआउट सेट किया तो हमने 3 चीज़ यूज़ की थी, लेबल यूज़ किया था, टेक्स्ट फील्ड यूज़ की थी और बटन। वो तीनों एक ही लाइन के अंदर आए थे। वो कैसे पॉसिबल था? वो फ्लो लेआउट की वजह से था कि वो एक लाइन में एक फ्लो के अंदर आपके कंपोनेंट्स को अरेंज करता है। तो चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ही उसने उसको सेंटर में या लेफ़्ट लाइन वगैरह आप करना चाहते हैं कि अगर आपके जो तीनों यहाँ 3-4 कंपोनेंट्स और उसे आपने एक ही लाइन में लाना है तो आप उसे लेफ़्ट लाइन रखना चाहते हैं, तो इस क्लास के अंदर ये फील्ड सेट होती हैं, आपने बस उसको कॉल करना होता है। यानी आपने लेफ़्ट पे सारे कंपोनेंट्स, यानी आपके 2-3 कंपोनेंट है, उन्हें लेफ़्ट फ्लो पे रखना है तो आप लेफ़्ट लिख लेते हैं। अगर उन्हें राइट फ्लो पे रखना है तो आप राइट वाली फील्ड को कॉल कर लेते हैं। इस तरह से आप बाकी फील्ड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी ना 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, सेट फ्लो लेआउट जैसे हमने कोई भी पास नहीं किया था क्लास में, हमने क्या लिखा था, सेट लेआउट एंड न्यू फ्लो लेआउट लिख दिया। सिंपली हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दी थी तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके 5 कंपोनेंट्स हैं ना तो उसने एक आपकी अलाइनमेंट के थ्रू उसने उन 5 कंपोनेंट्स को उनका गैप देते हुए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेट कर लेना होता है। उसके बाद अलाइन में देखें, ये भी एक गिवन अलाइनमेंट होती है। ये 5 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गैप देती है। आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट कि आपका जितने भी कंपोनेंट्स अगर वो एक लाइन के इनसाइड आ रहे हैं तो उनके दरमियान कितना गैप होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर 5 यूनिट का गैप होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, ये अगर आप यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं और यहाँ टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं और यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, ये तीनों चीज़ें एक लाइन के अंदर तो आएंगी लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनके इनसाइड 5-5 यूनिट का गैप होगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से उनके दरमियान एक स्पेसिफिक गैप देना चाहते हैं कि लेबल है उससे थोड़ा सा आगे जाके टेक्स्ट फील्ड हो, फिर उससे थोड़ा आगे जाके बटन हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं तो वो उसकी अलाइनमेंट सेट कर देगा। उसके अलावा आप गैप वगैरह अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और हम अब एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। ये देखें जी, एग्ज़ाम्पल में क्या है कि यहाँ पे बटन राइट साइड पे लगाए गए हैं और 5 बटन लगाए गए हैं और राइट साइड पे हैं, लेकिन एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। बिकॉज फ्लो लेआउट में क्या होता है, एक लाइन में वन लाइन और आफ्टर अनदर लाइन इस तरह से वैल्यूज़ जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सेट होते हैं। तो देखते हैं इसका कोड क्या है। क्लास फ्लो लेआउट, फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी तरह से कंस्ट्रक्टर है और फ्रेम का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया, उसके बाद इनिशलाइज़ किया, उसके बाद बटन्स ऐड किए, उनके ऊपर आपने क्या लेबल लिखना वो लिखा, सबको ऐड करने का कोड सेव था। लेआउट में आपने साथ ये पोजीशन बता दी कि उसे राइट साइड पे रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बटन राइट साइड पे हैं, तो यहाँ पे आपको ये सारे बटन राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। बाकी आपने उसी तरह से इसकी फील्ड सेट विड्थ एंड हाइट की और इसको विजिबल कर दिया और मेन में आपने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। तो ये होगी जी हमारी लेआउट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की तरह, जो कि हमारा अनदर कॉन्सेप्ट था। देखिए इवेंट ड्रिवन, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग ही है। इससे पहले जो हम लोग जावा के लेक्चर्स पढ़ते रहे हैं उसमें हम क्या करते थे, कोई भी प्रोग्राम लिखते थे उसे कंसोल के ऊपर चेक करते थे। कोई भी यूज़र से इनपुट ले रहा है वो भी हम कंसोल के ऊपर ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं वो भी हम कंसोल के ऊपर दे रहे हैं। तो अभी हम क्या है, हम मूव कर गए हैं ग्राफिकल कंपोनेंट्स के ऊपर, जहाँ पे इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। यानी कोई भी यूज़र के पास एक इंटरफेस है, यूज़र उस बटन को क्लिक करता है, इवेंट जनरेट होता है, इवेंट के अगेंस्ट यूज़र को रिस्पॉन्स किया जाता है। वहाँ पे इनपुट यूज़र से टेक्स्ट फील्ड के इनसाइड ली जाती है, आउटपुट यूज़र को डिफरेंट वे से प्रोवाइड की जाती है। टेक्स्ट फील्ड के ऊपर ही प्रोवाइड की जा सकती है, किसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर प्रोवाइड की जा सकती है। तो क्या है कि इंटरेक्शन चेंज हो गई है, यहाँ पे हम लोग कंसोल नहीं बल्कि ग्राफिकली यूज़र को जो आउटपुट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। प्रॉम्प्ट्स क्या है, वो डायलॉग बॉक्सेस हो गए या एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाना, ये प्रॉम्प्ट्स के थ्रू हम लोग जो है वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है कि जब भी फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने बटन को क्लिक किया तो इवेंट जनरेट हुआ, और फिर उस क्लिक के बाद एक इवेंट लिसनर होता है जो उस इवेंट को लिसन करता है और उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे हमने प्रोग्राम किया था कि हम लोग एक बटन को क्लिक कर रहे थे, काउंट के बटन को, और काउंट के बटन को क्लिक करने पे क्या होता है, इवेंट जनरेट होता है, एक्शन लिसनर उसको लिसन करता है, फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म में क्या था कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो इंक्रीज़ है 1 बाय 1 होता जा रहा था, काउंटिंग इंक्रीज़ होती जा रही थी। वहाँ एक दफ़ा क्लिक किया, इवेंट जनरेट हुआ, एक्शन लिसन हुआ, फिर उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म हुआ। तो ये क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कि इवेंट जनरेट होना, फिर उसके अगेंस्ट यूज़र को रिस्पॉन्स करना, तो ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं जावा डेलीगेशन इवेंट मॉडल, जो कि नाउअडेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर ये जो मॉडल है इवेंट सोर्स एंड इवेंट लिसनर पे बेस करता है। यानी जो मैं आपको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बता रही हूँ वो यही मॉडल है। यानी इसमें तीन पार्टिसिपेंट के ऊपर इवेंट डेलीगेशन मॉडल जो है वो एग्जिस्ट करता है, इवेंट सोर्स, इवेंट लिसनर एंड इवेंट ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। देखिए, जब आपने बटन आपके सामने नज़र आ रहा है ना, वो सोर्स इवेंट है, ठीक है। एक टेक्स्ट फील्ड आपके सामने नज़र आ रही है, वो एक सोर्स इवेंट है। आप बटन को क्लिक करते हो, इवेंट जनरेट होता है। इवेंट जब जनरेट होता है तो नोटिफाई किसको होता है, लिसनर को। इवेंट लिसनर को नोटिफिकेशन जाती है कि इवेंट की जो सोर्स स्टेट है वो चेंज हो गई है, इसके ये क्लिक हो चुका है। पहले बटन होता है नॉट क्लिक स्टेट के अंदर, जब आप उसको क्लिक करते हैं वो क्लिक स्टेट के अंदर आ जाता है, और फिर वो सोर्स से एक मैसेज लिसनर को जाता है, ठीक है। लिसनर उसको नोटिफिकेशन को लिसन करता है, फिर उसके बाद उसका जो अप्रोप्रिएट मेथड होता है उसके पास जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इवेंट ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, और आपका इवेंट लिसनर एक मेथड, जैसे कि एक एक्शन परफॉर्म एक मेथड होता है, उसको कॉल जाती है, और फिर उसके अगेंस्ट जो भी आपका इवेंट है उसके अगेंस्ट आपका एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। बटन क्लिक किया, जैसे एक सम का बटन है, ठीक है। आप बटन जो कैलकुलेटर पे आप अक्सर देखते हैं ना, सम का बटन होता है, डिवीजन का बटन होता है, आप क्या लिखते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं टेक्स्ट फील्ड के अंदर, और फिर आप सम का बटन प्रेस करते हैं और आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है, डेलीगेशन इवेंट मॉडल यूज़ हो रहा था। वो बटन आपके पास सोर्स है, आपने बटन को क्लिक किया, इवेंट जनरेट हुआ, लिसनर के पास गया, लिसनर ने उसकी नोटिफिकेशन को सुना, उस मैसेज को सुना, फिर इवेंट ऑब्जेक्ट ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट पास किया, और जिस मेथड को इसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि देखें मेथड डिफरेंट है, डिवीजन का भी मेथड है एक बनेगा, एक सब्ट्रैक्शन का मेथड बनेगा, एक प्लस का, लेकिन लिसनर के पास जब नोटिफिकेशन जाती है तो कौन सा इसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये इवेंट ऑब्जेक्ट के आर्ग्यूमेंट से पता चलता है। फिर उस एग्रीड मेथड को कॉल जाती है और वो उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जैसे सम कर दिया, जब आपने सम का बटन हो तो एग्जैक्टली सम ही परफॉर्म होता है, जब आपने सब्ट्रैक्शन का बटन प्रेस किया तो एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, कि अप्रोप्रिएट मेथड जो सम के लिए बनाया गया है वही एक्शन परफॉर्म होता है। तो यही डेलीगेशन इवेंट मॉडल है, जहाँ पे इवेंट जनरेट होते हैं, लिसनर लिसन करता है, इवेंट ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट पास करता है, और एग्रीड मेथड उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स जनरेट करके यूज़र को आउटपुट देता है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।